नमस्कार, मेरे चैनल साहित्य सागर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबको सुनाऊंगी पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित सुधा मूर्ति जी की कहानी रहमान की अब्बा। रहमान एक बीपीओ में काम करने वाला एक युवा और मृदुभाषी कर्मचारी था। वह हमारे फाउंडेशन का एक सक्रिय वॉलंटियर भी था। वह बेवजह कुछ नहीं बोलता था और अपनी उपलब्धियों की शेखी बघारने की उसे आदत नहीं थी। रहमान एक परफेक्शनिस्ट था। उसे सौंपा गया हर काम वह बहुत अच्छे से निभाता था। वह सप्ताहांतों पर फाउंडेशन के लिए काम करता था और अनाथालय के बच्चों के लिए बहुत करुणा रखता था। वह हमेशा अपने पैसे खर्च करके बच्चों के लिए मिठाई लाता था। मैं उसे काफ़ी पसंद करती थी। चूँकि हम साथ साथ काम करते थे तो उसे पता चला कि मैं उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ जिले की हूँ। मेरी भाषा में उस क्षेत्र का विशिष्ट उच्चारण आता है और धारवाड़ के प्रति मेरी भोजन की पसंद जाहिर है। एक दिन रहमान ने मुझसे पूछा, मैम, अगर आप इस रविवार को कुछ नहीं कर रही हैं तो क्या आप मेरे घर आना पसंद करेंगी? मेरी माँ और बहन मेरे पास आने वाली हैं। संयोग से मेरी माँ भी धारवाड़ जिले की हैं। मेरे परिवार ने कन्नड़ में आपके स्तंभ और आपकी पुस्तकें भी पढ़ी हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं आपके साथ काम करता हूँ तो उन्होंने आपसे मिलने की इच्छा जताई। क्या आप हमारे साथ दोपहर का भोजन करेंगी? क्या तुम मुझे आश्वस्त करोगे कि मुझे अच्छा धारवाड़ी भोजन मिलेगा? मैंने मजाक किया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैम, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। रहने दो रहमान, हर लड़का अपनी माँ के बारे में ऐसे ही कहता है, चाहे वह कितना भी बुरा खाना बनाती हो। माँ का प्यार भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। जी नहीं, वह वाकई एक लाजवाब कुक हैं। यहाँ तक कि मेरी पत्नी का भी यही कहना है। फिर तो ज़रूर सच होगा, क्योंकि कोई बहू बिना बात के अपने सास के खाने की तारीफ नहीं कर सकती। मैं मुस्कुराई। वैसे वे धारवाड़ जिले के किस गांव की हैं? उसने मुझे राणेबेन्नूर के निकट किसी गांव का नाम बताया जो मैंने कभी नहीं सुना था। मैं खुशी खुशी दोपहर के भोजन पर उनसे मिलने को तैयार हो गई। उस रविवार मैं कुछ फूल लेकर मिलने गई। रहमान का नवनिर्मित अपार्टमेंट बनेरगट्टा रोड पर चिड़ियाघर के निकट था। जब मैं उसके घर में दाखिल हुई तो मेरी मुलाकात उसकी पत्नी सलमा से हुई। वह एक स्मार्ट और खूबसूरत लड़की थी। वह नज़दीकी किंडरगार्टन में एक शिक्षिका का काम कर रही थी। फिर उसने अपनी अब्बा को आवाज़ दी। उत्तरी कर्नाटक में माँ को अब्बा कहा जाता है। सफ़ेद बालों वाली एक बुजुर्ग महिला रसोई घर से निकली। रहमान ने उनसे परिचय कराया। यह मेरी माँ है। मुझे थोड़ी हैरानी हुई। वह वैसी नहीं थी जैसी मैंने उम्मीद की थी। उनके माथे पर 25 पैसे के सिक्के के आकार की बड़ी बिंदी थी। उन्होंने एक इलकल साड़ी पहन रखी थी जिसके साथ दोनों कलाइयों में ढेर सारी हरी चूड़ियाँ थीं। उन्होंने साड़ी का पल्लू अपने सिर पर रखा हुआ था। उनके चेहरे पर एक संतोषपूर्ण मुस्कान थी और उन्होंने हाथ जोड़कर मुझे नमस्ते की। दूसरे कमरे से रहमान की बहन ने प्रवेश किया। वह रहमान से बहुत अलग थी। रहमान गोरा और बहुत खूबसूरत था। उसकी बहन लंबी और सांवली थी। वह सूती साड़ी पहने हुए थी। बहन के माथे पर माँ से थोड़ी छोटी बिंदी लगी थी और हाथों में सोने की 2 चूड़ियाँ थीं। रहमान ने कहा, यह मेरी बहन उषा है, हीरे कुरूर में रहती है। इनके पति और यह दोनों स्कूल में पढ़ाते हैं। रहमान की माँ और बहन से मिलने के बाद मैं भ्रमित हो गई, परंतु मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। मेरे आराम से बैठने के बाद उषा ने कहा, मैडम, हमें आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि हम उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। मैं बच्चों के लिए लिखी आपकी कुछ कहानियाँ स्कूल में पढ़ाती हूँ। सलमा भी बातचीत में शामिल हो गई। मुझे भी वे कहानियाँ बहुत पसंद हैं, लेकिन मेरे विद्यार्थी समझने के लिए अभी बहुत छोटे हैं। रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको मेरी माँ और बहन को देखकर हैरानी हुई होगी। मैं अपनी कहानी आपके साथ बांटना चाहता हूँ। उसकी माँ वापस रसोई घर में चली गई और उषा ने मेज साफ करनी शुरू कर दी। सलमा अपनी सासू माँ की मदद करने चली गई। वहाँ बस हम 2 लोग रह गए। मैम, आप सोच रही होंगी कि मेरी माँ और बहन हिंदू कैसे हैं जबकि मैं मुसलमान हूँ। सिर्फ आप मेरे जीवन की कहानी को समझ सकती हैं क्योंकि मैंने आपको बिना किसी पक्षपात के सभी धर्मों और समुदायों के लोगों की मदद करते हुए देखा है।
मुझे याद है जब आपने मुझसे कहा था, हम उस समुदाय या धर्म को नहीं चुन सकते जिसमें हम जन्म लेते हैं, इसलिए हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा समुदाय हमारी पहचान है। रहमान थोड़ी देर रुका, फिर आगे बोला, मैम, मैं भी इस बात में विश्वास करता हूँ, क्योंकि मुझे भी उसी तरीके से पाला गया है। मैं अपने जीवन और दृष्टिकोण के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। रहमान ने अपनी कहानी शुरू की। 30 वर्ष पहले हमारे गांव के बाहरी भाग में काशीबाई और दत्तूराम अपनी 6 माह की बेटी उषा के साथ रहते थे। वे बम्बई में रहने वाले अपने जमींदार श्रीकांत देसाई के 10 एकड़ खेतों की देखभाल करते थे। श्रीकांत साल में एक बार अपना पैसा वसूल करने आते थे। खेत काफ़ी दूर तक फैले थे और काशीबाई तथा दत्तूराम के लिए उन्हें अकेले संभालना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने जमींदार से अनुरोध किया कि एक और परिवार को उनके साथ रहकर खेतों में काम करने की अनुमति दें। इससे उनका अकेलापन भी दूर होगा। श्रीकांत ने अपने परिचितों से संपर्क किया और उन्हें इसके लिए एक उपयुक्त परिवार मिल गया। जल्दी ही फातिमा बी और हुसैन साहब गांव में आ गए। वे घर के एक हिस्से में रहने लगे और दूसरे हिस्से में काशीबाई और दत्तूराम पहले की ही तरह रहते रहे। हुसैन साहब और दत्तूराम में अच्छी निभने लगी, लेकिन काशीबाई और फातिमा बी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। ऐसा नहीं था कि वह बुरी थीं, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल भिन्न था। काशीबाई निर्भीक, बहुत स्पष्टवादी और मेहनती थी, जबकि फातिमा बी शांत, आलसी और अंतर्मुखी महिला थीं। जाहिर था दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। यह सब एक मुर्गी को लेकर शुरू हुआ। काशीबाई की मुर्गी घर के फातिमा बी वाले हिस्से में जाकर अंडे दे देती और फातिमा बी अंडे वापस नहीं करती, क्योंकि उसे लगता कि उसकी मुर्गी ने अंडे दिए हैं। काशीबाई ने अपनी मुर्गी को रंगने की भी कोशिश की ताकि वह फातिमा बी की मुर्गी से अलग दिखे। दोनों महिलाओं को एक ही कुएं से पानी लेना पड़ता था और उनमें इस वजह से भी लड़ाई होती थी, क्योंकि दोनों लगभग एक ही समय अपने बर्तन और कपड़े धोना चाहती थीं। वे अपनी बकरियों को लेकर भी लड़ती थीं। फातिमा बी की बकरियां काशीबाई के फूल और पत्ते खा जाती जो वह अपनी पूजा के लिए रखती थीं, और कभी कभी काशीबाई की बकरियां फातिमा बी की तरफ जाकर कर आती। फातिमा बी वह भी नहीं लौट आती। उसमें ऐसा क्या खास था? मैंने बीच में टोका। मैम, बकरियों की लीद खाद के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, मैं समझ गई, आगे कहो, मैंने रहमान से आग्रह किया। लड़ाइयाँ जारी रहीं और कभी कभार काशीबाई को महसूस होता कि उसने अपने जमींदार को यह कहकर भूल की कि उन्हें पड़ोसियों की ज़रूरत है। उसे लगता कि वह फातिमा बी के बिना काफ़ी खुश थी। फातिमा बी भी उन खेतों को छोड़कर किसी और गांव जाना चाहती थी, लेकिन हुसैन साहब इसके लिए तैयार नहीं हुए। वह कहते, तुम स्त्रियां बेकार की चीज़ों पर लड़ती हो। यह हमारे लिए पैसे कमाने का अच्छा अवसर है। यहाँ की ज़मीन उपजाऊ है और पानी की भी कोई कमी नहीं है। हमारा ज़मींदार अच्छे स्वभाव का है, कभी कभी ही आता है। हम आसानी से सब्जियाँ भी उगा सकते हैं। नज़दीक कहीं मुझे ऐसा काम कहाँ मिलेगा? तुम्हें भी काशीबाई की तरह तेज हो जाना चाहिए और अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। उनके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करो। ऐसी ही बातचीत घर के दूसरे हिस्से में भी होती। दत्तूराम अपनी पत्नी से कहते, इतनी आक्रामक मत बनो, तुम्हें फातिमा की तरह शांत होना चाहिए। हालांकि वह आलसी है, लेकिन उनका स्वभाव भी अच्छा है। मगर हमेशा की तरह दोनों स्त्रियों ने कभी अपने पतियों की बात नहीं सुनी। समय के साथ काशीबाई की बेटी उषा 2 साल की हो गई। फातिमा भी बच्चों से प्यार करती थी और उषा को देखते खेलते खुश होती थी। फातिमा बी को मेहंदी बहुत पसंद थी। वह हर माह खेत में लगे मेहंदी के पौधे से मेहंदी लाकर अपने हाथों पर लगाती और उषा भी उनके साथ आ जाती। उषा को मेहंदी का खूबसूरत नारंगी रंग बहुत पसंद था। वह घर आकर अपनी माँ से कहती, तुम भी फातिमा काकू की तरह अपने हाथों पर मेहंदी क्यों नहीं लगाती? स्थानीय भाषा में आंटी को काकू कहा जाता है। इस बात से काशीबाई चिढ़ गईं। वह बोली, फातिमा अपने हाथों पर मेहंदी लगा सकती है क्योंकि उसका पति काम करता है और रसोई में भी मदद करता है। वह बस बिस्तर पर बैठकर रेडियो सुनती है। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या तुम्हारे पिता आकर रसोई में काम करेंगे? फातिमा बी के कानों में यह बातचीत पड़ती, फिर भी उसने नन्ही उषा से अपनी दोस्ती बरकरार रखी। जब फातिमा गर्भवती हुई तो वह और भी आलसी हो गई। जब वह गर्भावस्था के आखिरी चरण में थी तो उसकी एक दूर की रिश्तेदार फातिमा की मदद के लिए आई।
कुछ दिन बाद गांव में एक उत्सव हुआ और दत्तूराम तथा उसका परिवार उसमें शामिल होने के लिए गया। जब वे लौटे तो फातिमा भी घर पर नहीं थी। वह नाजुक हालात में अस्पताल में भर्ती थी और उसने एक पुत्र को जन्म दिया था। घर में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन वह सन्नाटा काशीबाई के कानों में चुभ रहा था। वह रोने लगी। फातिमा बी के ऐसी गंभीर हालत में अस्पताल में होने के कारण वह बहुत उदास थी। अगले दिन उसने सुना कि फातिमा बी नहीं रहीं। हुसैन साहब अपने नवजात शिशु के साथ अकेले रह गए। दाई 1 महीने रहकर चली गई। एक छोटे शिशु की देखभाल करना हुसैन साहब के लिए बहुत दुष्कर काम था। हुसैन साहब या फातिमा बी का कोई रिश्तेदार भी ऐसा नहीं था जो नन्हे शिशु की देखभाल कर सके। उनमें अधिकतर कुली थे और एक नवजात शिशु रिश्तेदारों के लिए बोझ ही होता। दत्तूराम ने काफ़ी मदद की और हुसैन साहब को खेतों में कम काम करने की इजाज़त दी ताकि वह बच्चे की देख रेख कर सके, किंतु अकेले एक छोटे शिशु की देखभाल करना बहुत मुश्किल है। एक रात शिशु ने अनवरत रोना शुरू कर दिया और काशीबाई को वह सहन नहीं हुआ। उसे लगा कि अब बहुत हुआ। आखिर वह एक नन्हा सा शिशु था। जब किसी बच्चे की बात आती है तो किसी स्त्री की भावनाएं पुरुष से बहुत भिन्न होती हैं। उसकी ममता ने उसे पड़ोसी के दरवाजे तक पहुंचा दिया और उसने अपने पति की प्रतीक्षा किए बिना हुसैन साहब का दरवाज़ा खटखटाया। हुसैन साहब के दरवाज़ा खोलने पर वह बोली, हुसैन साहब, बच्चे को मुझे दे दीजिए, मैं एक माँ हूँ, उसे संभाल सकती हूँ। उसने शिशु को गोद में उठाया, उसे अपने पल्लू से ढका और अपने सीने से लगाए हुए अपने घर लौट गई। शिशु ने तुरंत रोना बंद कर दिया। बच्चे के जन्म के बाद से पहली बार हुसैन साहब पूरी रात आराम से सोई। अगले दिन काशीबाई ने हुसैन साहब से कहा, जब तक आप दूसरी शादी नहीं कर लेते मैं इस बच्चे की देखभाल करूंगी, आप चिंता ना करें। वह फातिमा बी के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी भी भूल गई और अब उस पर शर्मिंदा भी होने लगी। उसे लगा कि उसे फातिमा बी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। अब काशीबाई को बकरियों के मल या मुर्गियों के अंडों की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए शिशु की देखभाल अधिक महत्वपूर्ण थी। शिशु का नाम रहमान रखा गया और सभी को हैरत में डालते हुए हुसैन साहब ने दूसरी शादी भी नहीं की। रहमान काशीबाई के घर में बड़ा हुआ और उसे अब्बा बुलाने लगा। उषा उसकी अक्का बन गई। रहमान अपने पिता के घर में ही सोता था, लेकिन सूरज उगते ही वह तैयार होने के लिए काशीबाई के घर की ओर भागता, जबकि उषा खुद से स्नान करती थी। नन्हे रहमान को काशीबाई नहलाती थी, नाश्ता देती, उसके दोपहर का भोजन पैक करती और स्कूल देकर आती। हालांकि उषा रहमान से 2 साल बड़ी थी, लेकिन काशीबाई ने दोनों को एक ही कक्षा में डलवाया। काशीबाई दोपहर को खेत में काम करती और शाम को बच्चों को वापस लाती। हुसैन साहब रहमान के लिए रात का खाना बनाते और रहमान रात को वापस जाकर अपने पिता के साथ सो जाता। ऐसा 10 वर्षों तक चलता रहा। जब रहमान 10 वर्ष का और उषा 12 वर्ष की थी तो हुसैन साहब बीमार पड़े और उनकी सारी बचत अपने इलाज पर खर्च हो गई। इस बीच काशीबाई ने 2 भैंसें पाल ली और दूध का व्यवसाय शुरू किया। वह अपने पति से अधिक पैसे कमाने लगी। उसी वर्ष हुसैन साहब की टीबी से मृत्यु हो गई। रहमान बेचारा अकेला रह गया। हुसैन साहब के जनाजे में बहुत कम लोग थे। एक दूर के रिश्तेदार ने आकर मुल्ला से कहा कि वह रहमान की देखभाल करेगा, लेकिन जब रहमान को ले जाने का समय आया तो वह रिश्तेदार गायब हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के दत्तूराम और काशीबाई ने रहमान को अपने घर में रख लिया। रहमान काशीबाई के घर में उसके साथ रहकर बहुत खुश था। काशीबाई रहमान के धर्म को लेकर बहुत सजग थी। वह प्रत्येक शुक्रवार उसे नमाज पढ़ने भेजती और छुट्टियों में उसे स्थानीय मस्जिद में कुरान की कक्षा में भेजती। उसने रहमान को सभी मुस्लिम त्योहारों में भाग लेने को कहा, जबकि गांव में बहुत कम मुसलमान थे। रहमान अपने घर में मनाए जाने वाले हिंदू त्योहारों में भी हिस्सा लेता। दत्तूराम और काशीबाई ने दोनों बच्चों के लिए 2 साइकिलें खरीदी। रहमान और उषा साइकिल से हाई स्कूल जाते और बाद में साइकिल से एक ही कॉलेज में भी जाते थे। आखिरकार उन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त कर ली और उस दिन काशीबाई ने रहमान से कहा, दुर्भाग्य से हमारे पास तुम्हारे माता पिता की कोई तस्वीर नहीं है, इसलिए मक्का की ओर मुंह करके अल्लाह से दुआ मांगो। फातिमा बी और हुसैन साहब से दुआ मांगो, वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे। अब तुम बड़े और आत्मनिर्भर हो गए हो। अगले माह उषा का विवाह हो रहा है। उषा और तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेदारियां अब खत्म हो गई हैं।
काशीबाई के स्नेह और समर्पण ने रहमान को अभिभूत कर दिया। उसे तो अपनी माँ की शक्ल भी याद नहीं थी। उसने अल्लाह और अपने माता पिता से दुआ मांगी और फिर काशीबाई के पैर छुए। उसने कहा, अब्बा, तुम मेरी अम्मी हो, तुम मेरे लिए मक्का हो। रहमान को बंगलौर में एक बीपीओ में नौकरी मिल गई और वह घर से चला गया। उसने कुछ सालों तक अलग अलग फर्मों के लिए काम किया, अपने करियर में उन्नति की और अच्छे पैसे कमाने लगा। वह एक मित्र की शादी में सलमा से मिला और उससे प्रेम करने लगा। काशीबाई और दत्तूराम की सहमति से उसने सलमा से शादी कर ली। अपनी कहानी खत्म करते करते रहमान बहुत भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे काशीबाई पर हैरत हो रही थी। वह अशिक्षित थी लेकिन मानवीय मूल्यों में कहीं आगे थी। उसके हृदय की विशालता को देखकर मैं हैरान और नतमस्तक थी। काशीबाई ने उस बच्चे को उसके धर्म के साथ पाला था और फिर भी अपनी बेटे की तरह उसे प्यार किया था। इस समय तक भोजन तैयार हो चुका था और उषा ने मुझे खाने के लिए आमंत्रित किया। उस स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेते हुए मैंने उषा से पूछा, आपको किस चीज़ ने यहाँ आने के लिए प्रेरित किया? मेरे स्कूल में छुट्टियाँ थीं और मैंने अपनी छुट्टियाँ बढ़ा ली ताकि मैं पंचमी पर आ सकूँ। पंचमी अधिकतर लड़कियों, खास तौर पर विवाहित स्त्रियों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जिसमें वे अपने भाई के घर आती हैं। वह उत्तर में मनाए जाने वाले राखी के त्यौहार के समान है। मैंने अपने देश का इतिहास याद किया और मुझे याद आया रानी कर्णावती ने सम्राट हुमायूं से सुरक्षा की मांग करते हुए राखी भेजी थी। अब मैंने भोजन के कमरे में दीवार पर नज़र डाली और पहली बार रहमान के घर में टंगी 2 तस्वीरों पर गौर किया। एक मक्का की थी और दूसरी कृष्ण की, जो एक दूसरे के बगल में लगी हुई थी। आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।